नमस्कार दोस्तों, विजय किरण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, इस क्लास में हम जो कवर करेंगे एक आईएमपी टॉपिक कवर करेंगे। तो अच्छे से देखिएगा क्लासों को, क्योंकि आईएमपी टॉपिक है। एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से बनने के आपके चांसेस बनते हैं। मिनिमम ये क्वेश्चनों की संख्या है। एग्जामिनर यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो अब जो क्लासें आ रही हैं उनमें मिनिमम 2 से 3 नंबर के 2 से 3 क्वेश्चन पूछने की आपकी संभावनाएं पूरी पूरी है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी ये क्लास। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम विशेषताएं। एक टॉपिक है जो लेखांकन जानकारी की गुणात्मक विशेषताएं। अब देखिए क्या बोल रहा है, गुणात्मक विशेषताएं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये देखिए जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं आप, उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये विशेषताएं तो होनी ही चाहिए। तभी क्या होगा, तभी जो इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स की दी जा रही है या वित्तीय जानकारियां जो दी जा रही हैं लेखांकन की, वो क्या होंगी, वो अच्छी होंगी। मतलब उनका यूज किया जा सकता है, उन्हें अच्छे से इस्तेमाल में उपयोग में लाया जा सकता है। तो सबसे पहले उसमें विशेषता क्या होनी चाहिए, वो विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब क्या है, वो ऐसी जानकारियां होनी चाहिए जो पूरी तरह से क्या हो, जो पूरी तरह से सही हो, जिनका हम उपयोग पूरी तरह से कर सकें। मतलब उसमें हम क्या कर सके, उनका उपयोग कर सके, हम उसे यस बोल सके। अब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को उपयोग करने के लिए यस कब बोलेंगे, जब वो क्या हो, जब उसमें कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं हो, कोई भी क्या नहीं हो, उसमें त्रुटि नहीं हो, ये सब चीजों से वो क्या हो, वो दूर हो। मतलब उसमें कोई भी गलतियां ना हो, उस पर हम आसानी से भरोसा कर सके। क्योंकि मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उन पर क्या होता है, उन पर पूरा टिकी होती है, उन पर आगे का भविष्य टिका होता है। जैसे मैंने बताया, अक्सर आपको एक एग्जांपल देके रखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट। अगर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट केवल एक फिगर ना होकर के कई लोगों का डिसीजन टिका होता है। गवर्नमेंट का उस पर डिसीजन टिका होता है कि हमें कितना प्रॉफिट मिलना है, उस पर उनके एम्प्लॉय का डिसीजन टिका होता है, उस पर उनके शेयर होल्डर का डिसीजन टिका होता है, उस पर बैंक का डिसीजन टिका होता है। तो कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो वो कैसी होनी चाहिए, वो विश्वसनीय होनी चाहिए। मतलब उसमें ट्रस्ट वर्दिनेस होनी चाहिए, उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए। अब कोई भी इंफॉर्मेशन पे कोई कब रिलाय करेगा, जब भी रिलाई करेंगे ना आप किसी की बातों पर, कब रिलाई करते हैं, जब वो सही हो, जब वो सच्चा व्यक्ति होता है। तो इसी प्रकार से जब इंफॉर्मेशन भी सही हो, उसमें किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, वो सब चीजों से दूर हो, तब उसे क्या कहा जाता है, वैसी इंफॉर्मेशन को विश्वसनीयता कहा जाता है। तो उसमें एक गुण जो इंफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, मतलब रिलायबिलिटी होनी चाहिए। चलिए पॉइंट को पढ़ लेते हैं। एकदम जनरल पॉइंट है, समझते जाइए, आसानी से समझ में आ जाएगा। लेखांकन सूचनाओं की पहली गुणात्मक विशेषता क्या है, विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता का मतलब क्या है, उपयोगकर्ताओं की जानकारी पर निर्भर रहने में सक्षम होना चाहिए। मतलब उपयोगकर्ता इस इंफॉर्मेशन पे अगर क्या क्या है, रिलाय कर रहा है, तो उस पर वो अच्छे से रिलाय कर पाए। क्यों, क्योंकि जब वो अच्छी इंफॉर्मेशन होगी तो वो इस पर भरोसा कर पाएगा, और भरोसा कर पाएगा तो इस पर बेस्ड अपने डिसीजन ले पाएगा। यह माना जाता है कि विश्वसनीयता जानकारी, मतलब जो विश्वसनीय जानकारी होती है, जो रिलायबल जानकारियां होती है, जो सही होती है, वो त्रुटि और पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए। मतलब उसमें कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। पूर्वाग्रह से मतलब इसके ऊपर ये नहीं बना होना चाहिए, मतलब इस तरह का एक सेंटिमेंट या इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। इस तरह का इसमें वो नहीं होना चाहिए कि हम जो इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं वो सामान्यतः गलती होती है। इस तरह के पूर्वाग्रह से ये ग्रसित नहीं होनी चाहिए, मतलब ये मुक्त होनी चाहिए। जैसे हम कई बार किसी व्यक्ति के लिए भी बोलते हैं ना कि यार उस व्यक्ति की बात मत सुनना, वो अक्सर झूठ बोलता है। तो अब वो अक्सर झूठ बोलता है, इसका मतलब क्या है, वो अक्सर झूठ बोलता है, हर बार झूठ नहीं बोलता है। आपने क्या बोला, हमने कि वो अक्सर झूठ बोलता है। तो अब जो वो सही इंफॉर्मेशन देगा, क्या हम उस पर भी भरोसा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति गलत इंफॉर्मेशन देता है। तो इस तरह की जब हम कोई इंफॉर्मेशन भी हमें मिले ना, तो उसमें भी कोई इस प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि यार ये जो इंफॉर्मेशन हमें इस सोर्स से मिलती है या इस कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन आती है वो अक्सर गलत होती है। तो उसमें क्या आपका बना हुआ है, एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि इनकी इंफॉर्मेशन गलत होती है। तो इस प्रकार का पूर्वाग्रह से भी मुक्त होनी चाहिए। मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही होनी चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए कोई टाटा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, टाटा कंपनी इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो टाटा कंपनी का मैं अक्सर एग्जांपल क्यों लेता हूं, क्योंकि हर कोई टाटा कंपनी को एक अच्छी ब्रांड के रूप में देखता है कि ये कंपनी बड़ा ही नियमों को फॉलो करने वाली, ये कंपनी जो है अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती है उनको फॉलो करती है, सरकार की जो पॉलिसीज होती है उनको फॉलो करती है। तो एक कंपनी क्या है, एक तरह से बहुत जेन्युइन कंपनी है। तो देखिए, अब इस कंपनी से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो क्या आप इस पर भरोसा करेंगे, बिल्कुल भरोसा करेंगे, बिल्कुल भरोसा करेंगे। पर अगर एक कंपनी है, जो कि इनकी कंपनी थी, अपने नीरव मोदी की कंपनी थी, वो इन्फॉर्मेशन कोई दे रही है, वो नीरव मोदी की
नीरव मोदी की कोई कंपनी थी, वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है कि भैया देखो ये हमारी कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, अब आप हमारे उसमें लगा दो। या विजय माल्या की कंपनी आपको क्या दे रही है, विजय माल्या की कंपनी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि भैया ये देखो ये इन्फॉर्मेशन है, हमारी कंपनी ने 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो क्या आप इनकी बातों पर भरोसा कर पाएंगे और वहीं टाटा कंपनी की बातों पर भरोसा कर पाएंगे? देखिए दोनों ही कंपनियां मैं कह रहा हूं सही बोल रही हैं, पर आपको किसकी बातों पर ज्यादा भरोसा होगा? टाटा कंपनी की बातों पर भरोसा होगा। और विजय माल्या और नीरव मोदी की जो कंपनी 500 करोड़ का प्रॉफिट बता रही है, इस पर भरोसा कम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके दिमाग में एक पूर्वाग्रह बना हुआ है। पूर्वाग्रह क्या बना हुआ है कि ये दोनों लोगों ने सरकार से लोन लिए थे और उनमें फ्रॉड किया हुआ या उनका रिपेमेंट नहीं किया हुआ, ये भरोसा नहीं कर सकते। परंतु वहीं टाटा कंपनी पर आपको भरोसा है। दोनों ही इंफॉर्मेशन सही दे रही है, पर एक तरफ हमारा क्या है, पूर्वाग्रह बना हुआ है कि ये जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो क्या होती है, सही नहीं होती है। तो ये पूर्वाग्रह से भी मुक्त होनी चाहिए, मतलब त्रुटि तो होनी ही नहीं चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, पूर्वाग्रह भी नहीं होना चाहिए इस प्रकार का। तो समझ में ही पूर्वाग्रह से और क्या हो, वो ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करती है, मतलब पूरी तरह से जेन्युइन तरीके से वो जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो पूरी तरह से सही जानकारियां दे रही हो कि हाँ भैया अगर कंपनी का 500 करोड़ का प्रॉफिट है तो वो सच में प्रॉफिट है। बात समझ में आई? रिलायबिलिटी की, विश्वसनीयता की आपको पॉइंट। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 पर अब बात कर लेते हैं हम। पॉइंट नंबर 2 आपके सामने आ गया है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? प्रासंगिकता। अब प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है? रिलेवेंस। अब रिलेवेंस का मतलब ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना वो आपके लिए रिलेवेंट होनी चाहिए। रिलेवेंट होने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जिस समय आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, जिस समय इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसी समय मिलनी चाहिए और आपको सही रूप में मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसका उपयोग उस समय ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, मान लीजिए अभी आपकी एग्जाम होने वाली है। अब आपकी एग्जाम होने वाली है तो ये वीडियो क्लासेस आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन होगी, ये वीडियो क्लासेस आपके लिए प्रासंगिक हो गई। क्यों? क्योंकि आप इसके बेसिस पर क्या करेंगे, अभी अपनी एग्जाम को क्रैक करेंगे, अपनी एग्जाम में इस ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे। वहीं अगर यही इन्फॉर्मेशन या यही वीडियो आपको कब मिलते, यही वीडियो आपको 4 महीने बाद मिलते, तो क्या वीडियो की क्वांटिटी या वीडियो की क्वालिटी में कोई फर्क है या आपको मिलने वाले ज्ञान में कोई फर्क है? पर आपके लिए अब वो रिलेवेंस नहीं रह गया ना। क्यों? क्योंकि आपकी एग्जाम तो हो गई है। अब इन वीडियो का आप क्या करेंगे? आपकी वीडियो का रिलेवेंस कब तक रहेगा? जब आप उसको सही समय पर मिलना चाहिए। मतलब आप आपकी एग्जाम अभी होने वाली है तो आज आपके लिए वीडियो क्लासेस, ये वीडियो आपके लिए बहुत रिलेवेंट है। पर वहीं आपकी एग्जाम हो जाती और उसके 2 महीने बाद ये वीडियो क्लासेस मिलती, तो वो इन्फॉर्मेशन तो सही है, उनकी क्वालिटी भी सही है, पर अब वो आपके लिए क्या है, वो रिलेवेंस नहीं है। मतलब जिन व्यक्तियों के लिए जब रिलेवेंस हो उस समय ही वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रासंगिकता। बात समझ में आई? मतलब जब हमें उसकी उपयोगिता हो उस समय वो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उस समय वो इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, तो उसे कहा जाता है प्रासंगिकता। समझ में आया? चलिए बात कर लेते हैं कि लेखांकन सूचनाओं की दूसरी गुणात्मक विशेषता क्या है? प्रासंगिकता। यह माना जाता है कि एक प्रासंगिक जानकारी समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। अब समय पर उपलब्ध होने का मतलब मैंने आपको समझाया कि समय पर उपलब्ध होने का मतलब क्या है, जिस समय वो रिक्वायर्ड है, जिस समय उसकी जरूरत है, वो उस समय उपयोगी में उस समय उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब जब आपकी एग्जाम होने वाली है उससे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, तभी तो वो उपयोगी है। उसके बाद मिलेगी तो क्या उपयोगी? तो समय पर उपलब्ध होने से चाहिए का मतलब यह है कि जिस समय उसकी रिक्वायरमेंट हो वो उस समय उपलब्ध होनी चाहिए। भविष्यवाणी और प्रक्रियाओं प्रतिक्रिया में मदद होनी चाहिए। मतलब इस पे फिर क्या कर पाएंगे, हम भविष्यवाणी कर पाएंगे। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो हम क्या कर पाएंगे, उस पर प्रतिक्रिया दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि हाँ भैया कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी अच्छे से व्यापार कर रही है, तो हम उस पर फ्यूचर एस्पेक्ट देख पाएंगे कि हाँ कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है तो अब भविष्य में भी इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस प्रकार से। और उपयोगकर्ताओं के निर्णयों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करती हूँ। सकारात्मक तरीके से प्रभावित करती हूँ मतलब वो जो भी निर्णय ले उसमें क्या हो, वो सपोर्ट करे। अब सकारात्मक करने का मतलब क्या है, जो भी निर्णय ले उसमें उनका क्या हो, उसमें वो सपोर्ट करे कि हाँ भैया आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, इन्फॉर्मेशन भी उससे रिलेवेंट ही है। तो इसका मतलब वो हो गया, मतलब उनका डिसीजन कैसा भी हो, या चाहे वो इन्वेस्टमेंट करने का हो या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करने का हो, मतलब वो चाहे इन्वेस्टमेंट करे या नहीं करे, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो ऐसी हो कि उनसे उनको समझ में आ जाए कि हाँ हमें ये आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, उस पर वो सपोर्ट करे। मतलब उनको भ्रामक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाए ताकि वो उनके जो डिसीजन है उनको प्रभावित करे, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई प्रासंगिकता का मतलब? अब देखिए बोध गम्यता का मतलब क्या है कि ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए, उसके क्या हो, वो आपकी समझ में आए। समझ में आने का मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, जिस सेंस में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसी सेंस में आप लें। ठीक है? इसे हम कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। मतलब वो जिस सेंस में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसी सेंस में आपको वो लेना चाहिए।
मतलब उसमें कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बोल कुछ, इन्फॉर्मेशन अलग रही है और लोग उसे और कुछ समझ रहे हैं, तो उसे ही कहा जाता है कम्युनिकेशन गैप। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, मतलब हम जिस सेंस में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप उसी सेंस में वो इन्फॉर्मेशन लें। ठीक है, तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो जिस सेंस में सेंडर द्वारा भेजी जा रही है कि हाँ भैया हम इस सेंस में भेज रहे हैं कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी के वित्तीय विवरण अच्छे हैं, तो जब जो उसको पढ़ने वाला है वो भी यही समझे कि हाँ कंपनी जो है प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, उसके वित्तीय विवरण अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं और सब चीजें बराबर है। मतलब जो व्यक्ति जो देने वाला इंफॉर्मेशन है वो जो सेंस में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेने वाला भी उसे उसी सेंस में समझे, उसका चेंज नहीं हो जाए, मतलब बातों को समझने का तरीका चेंज नहीं हो जाए, उसका अर्थ अर्थ अलग ना हो जाए। मतलब जिस अर्थ में ये बताना चाह रहे हैं चीजों को मीनिंग में, उसी अर्थ में उसी मीनिंग में लेने वाला भी उसे समझे। समझ में आया? मतलब सेंडर और रिसीवर जो है इंफॉर्मेशन को एक जैसा ही माने, दोनों ही एक जैसा हो, ये बात बोलती है बौद्धिक गम्यता का मतलब। ठीक है, तो लेखांकन, बौद्धिक गम्यता लेखांकन सूचनाओं की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गुणात्मक विशेषता है। इसका मतलब क्या होता है कि निर्णय लेने वाले को लेखांकन सूचनाएं उसी अर्थ में व्याख्या करनी चाहिए जिस अर्थ में तैयार की जाती है। मतलब जो सूचनाओं जिसको मिल रही है उसे भी उसी अर्थ में होनी चाहिए, उस अर्थ में होनी चाहिए जिस अर्थ में उसे तैयार किया गया है। मतलब सेंडर जो बात कम्युनिकेट करना चाहता है, रिसीवर भी उसी बात को अपने अंदर ले, उसी बात को वो समझे। ठीक है, और उन्हें दी गई जानकारी किसी संदेश में अच्छे बुरे संचार के बीच में भेद करने वाली गुण संदेश की समझ के लिए मौलिक है, के लिए क्या है, मौलिक है। अब वो मैं इसको सरल भाषा में जो समझाना चाह रहा हूँ ना आपको कि उसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब दोनों की समझ एक जैसी होनी चाहिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वही आपको मिलनी चाहिए। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि एक संदेश को प्रभावी रूप से संप्रेषित कहा जाता है जब, एक मिनट देखिएगा, जब संदेश के प्राप्तकर्ता द्वारा उसी अर्थ में व्याख्या की जाती है जिस अर्थ में प्रेषक ने उसे भेजा है। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये वही है, और उसके नीचे एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लीजिएगा, यही वाला सेंडर की इमेज बना करके रिसीवर की इमेज बना लीजिएगा, तो इससे आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब तुल्यता का मतलब क्या होता है? तुल्यता का मतलब ये होता है कि क्या हो, इन्फॉर्मेशन इस तरह से डिजाइन करी हो, इन्फॉर्मेशन हर व्यक्ति इस तरह से आप दे पाओ ताकि क्या हो, उसका कंपैरिजन हो पाए, मतलब कंपैरिजन हो पाए। किससे कंपैरिजन हो जाए? एक तो इनकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन से करंट इंफॉर्मेशन का, मतलब जैसे मान लीजिए 2022 के डाटा का 2023 से वो हो जाए, कंपैरिजन हो जाए। साथ ही साथ क्या हो जाए, ये तो सेम कंपनी का हो जाए, जैसे मान लीजिए टाटा कंपनी का आपस में हो जाए। दूसरा क्या हो जाए, टाटा कंपनी का रिलायंस के साथ भी हम क्या कर पाए, कंपैरिजन कर पाए कि हाँ भैया टाटा कंपनी का प्रॉफिट 500 करोड़ का, रिलायंस का प्रॉफिट 700 करोड़ का, तो रिलायंस कंपनी जो है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो आपस में उनके ही अंदर भी कंपैरिजन दूसरे सालों का कर पाए, और दूसरे भी कंपनियों के साथ या दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका कंपैरिजन क्या हो, आसानी से हो पाए। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। समझ में आया बात ये? तो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, जिसका कंपैरिजन हम आसानी से कर पाए। लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषता तुल्यता है। यह माना जाता है कि यह पर्याप्त नहीं है कि वित्तीय जानकारी किसी विशेष समय पर और किसी विशेष स्थिति या किसी विशेष रिपोर्टिंग इकाई के लिए प्रासंगिक हो। मतलब ये पॉइंट तो ये कह रहा है कि देखिए ये नहीं होना चाहिए कि केवल वो एक विशेष समय पर, जैसे आज मान लीजिए आज 2023 में ही ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन इस समय पर रिलेवेंट नहीं होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मल सिनेरियो में भी रिलेवेंट होनी चाहिए। मतलब किसी भी समय अगर हम इसको कंपेयर करें तो उसमें भी रिलेवेंट होना चाहिए, हम किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करें तो उसके लिए भी रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पेसिफिक टाइम पे तो ये पूरी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देंगी, पर आप इस तरह के कंपैरिजन करेंगे या किसी दूसरी टाइम अवधि में देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ नहीं आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इन्फॉर्मेशन आज तो रिलेवेंट होनी चाहिए, भविष्य में भी हम इससे किसी दूसरी चीजों से कंपेयर करें तो वो कंपेयर करने में कैसी होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए। बात समझ में आई ये वाली? चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट से। लेकिन यह है कि समान रूप से महत्वपूर्ण है कि सामान्य प्रयोजन रिपोर्टिंग के उपयोगकर्ता विभिन्न समय अवधि में, मतलब वही विभिन्न समय अवधि में और अन्य संस्थाओं के साथ इकाई के विभिन्न पहलुओं को तुलना करने में सक्षम हो। ये वाली बात क्या बोल रही है कि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आप हाईलाइट कर सकते हैं कि विभिन्न क्या होता है, विभिन्न समय अवधि, समय अवधि का एग्जाम्पल कौन सा है, विभिन्न समय अवधि का एग्जाम्पल ये वाला है। एक मिनट रुकिए, ये आपने हाईलाइट कर लीजिएगा, लास्ट लाइन। ठीक है, लास्ट लाइन हाईलाइट कर लीजिएगा।
तो देखिए ये क्या होना चाहिए, विभिन्न समय अवधि मतलब 2022 की 2023 में, और दूसरी कंपनियों से मतलब टाटा कंपनी का रिलायंस से क्या प्रॉफिट में कंपैरिजन करा है, इसे हम क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट में कंपैरिजन कर लेंगे कि इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो ये सारी चीजें भी हम क्या कर पाए, आसानी से कर पाए, क्या कर पाए, आसानी से उनका कंपैरिजन कर पाए, मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका कितना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका कितना है, ये कर पाए, इन्वेस्टमेंट टाटा कंपनी का कितना है, रिलायंस कंपनी का कितना इन्वेस्टमेंट है, तो ये कंपैरिजन हम कर पाए। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो दी जानी चाहिए। बात समझ में आई पूरी? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, और वो है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम में कम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी पूरी है, 100% है। तो सारे कॉस्ट कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है, पूरे आराम से हम समझेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि आप एक काम करिएगा कि एक लिस्ट बना लीजिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा जिसमें जो भी कॉस्ट कंसेप्ट है उनके नाम लिख लीजिएगा। मैं मेरे एंड से भी कोशिश करूंगा कि आपको वो एक लिस्ट बना के दे दूं। तो वो पेज आपको क्या करना है, अपनी डेस्क के सामने जहां आप पढ़ते हैं या जहां आप ज्यादा समय बिताते हैं, जैसे अगर आप वर्किंग वूमन है तो आप अपने कहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वहां पर क्या करिएगा, ऐसी चीजों को लगा लीजिए, और ऐसी जगह लगाइए जहां पर ये गिरे ना, जहां पे आप आसानी से पढ़ सके, अपने बेड के पास में या अपने टेबल पर, स्टडी टेबल के सामने, ताकि ये क्या होगा, 2-4 बार आप देख लेंगे ना तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन बहुत बड़ा फिगर है, तो आपके वो क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। लागत की अवधारणा, कॉस्ट कंसेप्ट। देखिए कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर फिक्स असेट्स है, हम कहाँ ले लें इसका एग्जांपल, हम ले लेते हैं यहाँ पर, कि कोई भी फिक्स असेट्स है, तो ये क्या बोलते हैं कि जो भी फिक्स असेट्स है आपकी, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको हरदम किस पर बताना है, कॉस्ट पर बताना है। कॉस्ट पर बताने का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉस्ट पर बताने का मतलब ये हुआ कि उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बताना है। तो अब एक और सवाल आएगा कि सर हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब आपने ये संपत्ति क्या करी थी, बाय करी थी, मतलब आपने जब ये संपत्ति क्या करी थी, ये असेट क्या करी थी, जब आपने खरीदी थी, तो उस समय आपको इस पर कितना पैसा लगा था, मतलब आपकी कितनी मनी गई थी, उनको आपको क्या करना है, उसको ही आपको वैल्यू को हरदम उसी पर बताना। मान लीजिए आपने एक लैंड खरीदी, और लैंड कितने की खरीदी, लैंड खरीदी कितने की, 5 लाख रुपए की। तो ये जो आपने 5 लाख रुपए की लैंड खरीदी ना, तो अब आप बुक्स में जो अपनी असेट्स बताएंगे वो कितने पर बताएंगे, हरदम के लिए इस लैंड को 5 लाख रुपए पर बताएंगे। ठीक है, तो ये बोलता है कॉस्ट कंसेप्ट कि आपको कभी भी अपनी फिक्स असेट्स जो बतानी है ना, वो किस पर बतानी है, कॉस्ट पर बतानी है, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बतानी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है, वो कॉस्ट जो आपको संपत्तियों को खरीदने में लगी है उस पर बतानी चाहिए। पर अब 2 तरह की फिक्स असेट्स होती हैं, एक तो वो जिन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, एक तो वो जिन पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो अब जिन पर डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब जिन पर मूल्यह्रास लगता है, तो उनको क्या करेंगे, तो देखिए जो कॉस्ट पर आपने खरीदी थी वो लेंगे, और इसमें से क्या करेंगे, आप हर साल डेप्रिसिएशन घटाएंगे, और डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद मान लीजिए आपकी वैल्यू थी 5 लाख रुपए, यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 लाख की बजाय मान लीजिए आपके असेट की वैल्यू कितनी थी, वो थी 10 लाख रुपए की। तो ये 10 लाख रुपए की आपकी असेट की वैल्यू थी, इसमें से मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन था, तो ये डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी ना, उसको आपको बताना है, कहाँ पर बताना है, हर साल बुक्स में, मतलब WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू पर आपको क्या करना है, अपनी असेट को बतानी है, किस पर बतानी है, बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी आपकी फिक्स असेट्स हैं उसको आपको किस पर बताना है, ऑलवेज कॉस्ट पर बताना है। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जामिनर ये पूछेगा किस अवधारणा के अंतर्गत संपत्तियों को उनकर लागत मूल्य पर बताया जाता है, या स्थायी संपत्तियों को उनके हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बताना होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बताना होता है। तो वो कौन सा कंसेप्ट है, कॉस्ट कंसेप्ट। दूसरा एग्जांपल अगर थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज करनी होगी तो वो पूछेंगे किस अवधारणा के अंतर्गत संपत्तियों को उनकर इक्विजिशन कॉस्ट पर बताया जाता है, किस कॉस्ट पर, इक्विजिशन कॉस्ट पर बताया जाता है। तो वो कौन सी कॉस्ट है, इक्विजिशन कॉस्ट पर बताया जाता है, तो वो है कॉस्ट कंसेप्ट, है ना। ये दो दो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर को, अगर पूछना होगा तो वो यही पूछेगा कि किस अवधारणा के अंतर्गत फिक्स कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बताया जाता है, तो वो है इक्विजिशन कंसेप्ट। दूसरा वो क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि किस सिद्धांत, ये किस कंसेप्ट के अंतर्गत जो संपत्तियों को
किस मूल्य पर बताया जाता है? इक्विजिशन कॉस्ट पर बताया जाता है। ठीक है, अधिग्रहण लागत जिसे कहा जाता है या प्राप्ति लागत जिसे कहा जाता है उस पर बताया जाता है। तो वो कौन सा कंसेप्ट है? कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आता है, मतलब सिंपल क्वेश्चन इन द सेंस ऑफ कि अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि ये किस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। और उसका केवल तरीका क्या है? उसका तरीका बस यही है कि आपको क्या करना है, 2 से 3 बार इनको देख लेना है। बस एक बार मैं समझा रहा हूँ और आज के बाद आपको फिर क्या करना है, 2 से 3 बार देख लेना है। एक पेज बना लेना, उसमें क्या करना है, केवल नाम लिख लेना है। नाम लिखेंगे, रिकॉल करेंगे। नाम लिख लेंगे, कॉस्ट कंसेप्ट, बस कॉस्ट कंसेप्ट लिख लिया और नाम रिकॉल करा। कॉस्ट कंसेप्ट में क्या बताया था? हाँ, ये बताया था। तो इस तरह से आप करेंगे रिकॉलिंग। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। जब आप क्या करते हैं, किसी भी चीजों का नाम देख करके उसके बारे में याद करते हैं तो उसको कहा जाता है एक्टिव रिकॉल। क्या कहा जाता है? जैसे आपने देखा लागत अवधारणा, कॉस्ट कंसेप्ट। तो जैसे ही आपने देखा लागत अवधारणा, कॉस्ट कंसेप्ट में क्या था, तो इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। अगर एक्टिव रिकॉल आप करेंगे ना तो एग्जाम में आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद करना है कंसेप्ट को। चलिए, तो समझ में आया कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में क्या है। कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में सिंपल, अभी डिटेल में जब पढ़ते आएंगे तो समझते भी जाएंगे। और कि उस कंसेप्ट जिसके अंतर्गत फिक्स असेट्स को कॉस्ट पर बताया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कॉस्ट कंसेप्ट कहा जाता है। फिक्स किस मूल्य पर बताया जाता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इक्विजिशन कॉस्ट। इक्विजिशन कॉस्ट किसे कहा जाता है? वो असेट जब हमने उसे खरीदा है उस समय जो जो पैसा लगा है उसे ही कहा जाता है इक्विजिशन कॉस्ट। सिंपल मीनिंग में बात समझ में आई। इसका आशय है कि व्यवसाय की संपत्तियों को उनके लागत मूल्य पर, मतलब कॉस्ट प्राइस पर दर्शाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप इतनी सी इसमें से हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, ये हाईलाइट कर लीजिए। 2 नंबर के क्वेश्चन मिनिमम आएंगे, तो ये पॉइंट अच्छे से पढ़िएगा सब। ठीक है, आनी चाहिए। चलिए, चाहे उनका वास्तविक बाजार मूल्य लागत से कम हो या अधिक हो, मतलब मार्केट प्राइस कुछ भी हो, मार्केट प्राइस कुछ भी हो, उन्हें हमें किस पर बतानी है? उसे उसे हमें कॉस्ट पर बतानी है। इसी का एग्जांपल क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि कंपनियों ने क्या हुआ है 2090 में, 2018 2000 में, सन 2000 में खरीदी है, 1990 में खरीदी है। कई कंपनियां बहुत पुरानी है तो उनके 1990 में उन्होंने लैंड खरीदी थी। और वो लैंड उन्होंने उस समय खरीदी थी, वो कितने की थी? 50,000 रुपए की। उस समय वो लैंड की कीमत कितनी थी? 50,000 रुपए। और आज उस लैंड की कीमत कितनी है? 100 करोड़ रुपए। तो भी वो बुक्स में किस पर दिखाई जाएंगी? इस 50,000 पर ही दिखाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि फिक्स असेट्स कंसेप्ट ये बोलता है। ठीक है, तो ये बात है। समझ में आया? तो किस पर दिखानी है हमें? उन्हें उनके लागत मूल्य पर दिखानी है। ठीक है, यदि व्यवसाय में कुछ ऐसी संपत्ति है जिनका लागत मूल्य नहीं है, मतलब जिनका कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई कॉस्ट नहीं लगी थी, तो उनको हमको क्या करना है? कॉस्ट कंसेप्ट के अनुसार क्या बोलता है कि जिनका कोई लागत मूल्य नहीं है ना, उनको नहीं दिखाएंगे हम। उनको नहीं दिखाएंगे इन द सेंस क्या होता है कि देखिए, गुडविल गुडविल जो होती है, गुडविल की कोई वैल्यू होती है कि नहीं? वो तो हमने बनाई है, तो उसकी कोई वास्तव में कोई वैल्यू है कि नहीं? हमने ओवर द पीरियड काम करा है, तब गुडविल की वैल्यू कुछ निकल कर आई है, पर वास्तव में कोई वैल्यू है क्या? तो ये क्या बोलता है, जब गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है ना, तो उसे बुक्स में नहीं बताना चाहिए। जैसे हमने बुक्स, जब साझेदारी भी पढ़ा था तो उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कि देखिए, गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है। गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम जब गुडविल क्या होता है, जब खरीदी नहीं रहती है, गुडविल क्या रहती है? गुडविल खुद की सेल्फ जनरेटेड रहती है, तो उसे बुक्स में नहीं बताया जाता है। क्यों नहीं बताया जाता? इसी कंसेप्ट के अनुसार नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। पर अगर हम गुडविल खरीदते हैं, किसी को पे करते हैं, अगर उसके लिए हमने मनी पे करी है, मैंने आपको बताया भी कि अगर क्या करिए, मनी पे करिए, तभी वो क्या में आएगी, तभी वो बुक्स में आती है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर भी वही बात बोलता है, ये कंसेप्ट के कारण बोला गया है उस बात को। समझ में आई? तो ही उसे बताएंगे। तो यही बात भी वही बोलते हैं कि जिसका लागत मूल्य नहीं है तो उन्हें नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, ये भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा, किससे? ग्रीन से। ठीक है, जैसे व्यवसाय की अमूर्त संपत्ति। ठीक है, बस इतना सा हाईलाइट कर लीजिए। वास्तव में व्यवसाय पहले से चल रहा है, उसका कोई मूल्य नहीं है। यदि नया व्यवसाय क्रय किया जाता है और ख्याति का मूल्य नगद में चुकाया जाता है, वही ख्याति का मूल्य कैसे चुका रहे हैं हम? अगर कैश में चुका रहे हैं तो ही हमें क्या करना चाहिए? तो ही हमें उसे पुस्तकों में लिखा जाएगा, मतलब पुस्तकों में हम क्या करेंगे? उसे लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई ये वाली? वही मूल्य ख्याति की लागत मान ली जाएगी, मतलब वही कॉस्ट मान लिया जाएगा। समस्त गणना इसी मूल्य पर की जाती है, मतलब डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हम किस पर कर रहे हैं? देखिए, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन भी किस पर किया जाता है? तो वो किया जाता है इस पर। अब एक और क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, किस अवधारणा के अंतर्गत डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कॉस्ट पर की जाती है? किस अवधारणा के अंतर्गत डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कॉस्ट पर की जाती है? तो कॉस्ट कंसेप्ट के अंतर्गत ऐसा होता है। जैसे खास की गणना संपत्ति के लागत मूल्य पर की जाती है, ना कि बाजार मूल्य पर। तो ये वाला भी पॉइंट आप हाईलाइट कर लीजिए। तो जो मैंने ग्रीन करा है बस इतना ही ग्रीन करिएगा, पूरा ग्रीन मत करिएगा, है ना? चलिए, तो ये समझ में आया बात। अब मैंने इसको समराइज फॉर्म में नीचे भी दे रखा है।
मतलब एक एक लाइन बाय लाइन में जहां जहां मुझे लगा है। देखिए इस अवधारणा के अनुसार लागत की प्रकृति कैसी होती है, ऐतिहासिक होती है, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस समय हमने खरीदा था, जैसे 1990 में जो ये लैंड खरीदी है, इसकी कॉस्ट कितनी है, 5 लाख रुपए। तो ये 5 लाख रुपए को क्या कहा जाएगा, ये 5 लाख रुपए को कहा जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है। इसी अवधारणा के अनुसार व्यापार की स्थायी संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत हिस्टोरिकल कॉस्ट या अपलिखित मूल्य मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू पर पुस्तकों में दिखाया जाता है। तो अब एग्जामिनर जो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा वो इस पॉइंट पर पूछ सकता है। ठीक है, मैं एक बार सब हटा देता हूँ, ये रब कर देता हूँ तो जगह हो जाएगी हमारे पास। तो देखिए एग्जामिनर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अगर इस पर, तो वो क्या पूछेगा, किस अवधारणा के अंतर्गत संपत्तियों को उनके किस मूल्य पर दिखाया जाता है, हिस्टोरिकल मूल्य पर, जो मैंने आपको बताया था, हिस्टोरिकल मूल्य पर या रिटर्न डाउन वैल्यू पर दिखाया जाता है। स्थायी संपत्तियों को किस अवधारणा के अंतर्गत, ऐतिहासिक लागत या अपलिखित मूल्य पर पुस्तकों में दिखाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट कंसेप्ट। बात समझ में आ गई। चलिए, संपत्तियों को पुस्तकों में प्राप्ति लागत मतलब इक्विजिशन कॉस्ट जिसे कहा जाता है, इक्विजिशन कॉस्ट या अधिग्रहण कॉस्ट पर दिखाया जाता है, इसलिए इसे ऐतिहासिक लागत अवधारणा भी कहा जाता है। बात समझ में आई। अब इक्विजिशन कॉस्ट मैं आपको बता दूंगा, इक्विजिशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि देखिए इक्विजिशन कॉस्ट का मतलब क्या होगा, जैसे आपने एक यहाँ पर एक बात और लिख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है कि देखिए आपने एक मशीन खरीदी, आपने एक क्या खरीदी, आपने एक मशीन खरीदी, मशीन का मूल्य कितना था, मशीन का मूल्य था मान लीजिए 5 लाख रुपए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जेन सेट खरीदा आपने, जनरेटर खरीदा। ठीक है, क्या खरीदा आपने, जनरेटर खरीदा। तो ये जनरेटर आपने खरीदा, ये जनरेटर की वैल्यू कितनी थी, 5 लाख रुपए थी। तो आपने देखा होगा कि जब जनरेटर लगाया जाता है तो वो जनरेटर लगाने के लिए ऐसा एक बेस बनाया जाता है। क्या बेस बनाया जाता है, इस तरह का एक उसके लिए वो बनाया जाता है, नीचे एक बेस बनाया जाता है स्ट्रक्चर, जिस पर क्या करा जाता है, जनरेटर को थोड़ा ऊंचाई पर लगाया जाता है और इस प्रकार से कि कभी पानी आनी आए तो जनरेटर उसमें गीला ना हो, और इसके ऊपर फिर क्या लग जाता है, ये जनरेटर लग जाता है। ठीक है, ये जनरेटर लग जाता है और फिर इसमें सब चीजें होती है। तो ये जनरेटर किस पर टिका होता है, इस प्रकार के एक फाउंडेशन पर टिका होता है, ये आपने देखा होगा। तो ये फाउंडेशन भी कंपनी को बनाना पड़ा होगा। अब मान लीजिए जनरेटर खरीदा हमने कितने का, 5 लाख रुपए का, है ना, ये मशीन खरीदी 5 लाख रुपए का, और ये जो नीचे एक बेस बनाया उसके लिए, मतलब एक कंक्रीट का पूरा बेस बना होता है, उसके ऊपर ये जेनसेट लगा होता है। तो ये जेनसेट पर हमने कितने खर्चा करे, ये जेनसेट पर हमने 50,000 रुपए खर्चा करे। तो ये जो 50,000 रुपए है ना, ये 50,000 रुपए भी किस में जुड़ जाएगा, इसकी कॉस्ट में जुड़ जाएगा। ये 50,000 रुपए भी काय में जुड़ जाएगा, कॉस्ट में जुड़ जाएगा। हमको ये जेन सेट लाना पड़ा, ये जेन सेट किस में आया, ये जेन सेट इस ट्रक में आया, किस में आया, इस ट्रक में आया। ये ट्रक में आया, कहाँ से आया, ये दिल्ली से, ये ट्रक में ये जेन से ट्रक कर आया था, तो इसका भी किराया हमें देना पड़ा। और ये ट्रक का किराया कितना था, ये ट्रक का भाड़ा था कितना था, वो था 60,000 रुपए। तो ये जो 60,000 रुपए है ये भी इसकी कॉस्ट में जुड़ेगा, ये भी इसकी कॉस्ट में जुड़ेगा। तो एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वो दे देगा कि स्थापना से संबंधित व्यय, इसे क्या कहा जाएगा, स्थापना से संबंधित, मशीन की स्थापना से संबंधित व्ययों को क्या किया जाएगा, लाभानी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। मशीन की स्थापना से संबंधित व्यय को हिंदी में जब वो लिखेगा तो इस प्रकार से लिखेगा कि मशीन की स्थापना से संबंधित व्ययों को क्या किया जाएगा, मशीन की स्थापना से संबंधित व्ययों का निम्नलिखित एडजस्टमेंट किया जाएगा। उसे लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, उसे संपत्ति खाते में, संपत्तियों में जोड़ दिया जाएगा, दोनों ही किए जाएंगे, निम्न में से कोई नहीं। तो उसका आंसर क्या होगा कि जो भी स्थापना से संबंधित व्यय है उसे क्या किया जाएगा, उसे मशीन खाते में जोड़ दिया जाएगा, मशीन में जोड़ दिया जाएगा, मशीन खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। कौन कौन से व्यय आ जाएंगे ये। तो अब हमारी वास्तव में कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 लाख रुपए का जेन सेट मतलब जनरेटर खरीदा हमने, 50,000 रुपए का उसका स्टेब्लिशमेंट जो फाउंडेशन बनाया वो 60,000 रुपए का ये गाड़ी भाड़ा, ये किस में आ जाएगा, ये सब टोटल हो जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, 6,10,000 रुपए। तो एक्चुअल में हमारी जो कॉस्ट लिखी जाएगी बुक्स में जनरेटर की वो कितनी लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी 6,10,000 रुपए। ठीक है, बात समझ में आई पूरी तरह से क्या होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की बजाय ये जनरल क्वेश्चन है, मतलब जनरल क्वेश्चन मतलब ये एक कॉस्ट कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैंने कवर किया। और एक और जो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये ध्यान में रखना चाहिए, चलिए उसको भी मैं बता देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, कहाँ बता दूं उसको मैं, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए ये एक मशीन है, ये एक मशीन आपने फैक्ट्री में खरीदी, ये मशीन लगी हुई है यहाँ पर फैक्ट्री में। अब इस मशीन में क्या होता है, इस मशीन से हम क्या करते हैं, इससे मशीन से हम बनाते हैं पैकेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चिप्स के पैकेट बनाते हैं। तो ये मशीन की जो क्वांटिटी पर डे निकालने की कितनी है, 5,000 चिप्स के पैकेट, 5,000 चिप्स के पैकेट।
अब क्या हुआ, हमारे एक इंजीनियर साहब थे, बोल रहे थे हमारी चिप्स की डिमांड बढ़ रही है सर, ये मशीन अच्छी है, इस मशीन में हम एक क्या करेंगे, एक अपग्रेडेशन कर देंगे। एक अपग्रेडेशन कर देंगे मतलब एक पार्ट आता है, उस पार्ट को हम यहाँ लगा देंगे, उस पार्ट को हम यहाँ लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि मशीन की जो क्वांटिटी है ना, वो 5,000 से बढ़कर कैसी हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी। पहले वो कितनी बना रही थी, पहले वो 5,000 बना रही थी, और ये पार्ट लगने से क्या हो जाएगा, ये पार्ट लगने से इसकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी। तो ये पार्ट की कॉस्ट कितनी है, ये पार्ट की कॉस्ट है मान लीजिए 1,00,000 रुपए। ठीक है, ये पार्ट लगाने की कॉस्ट कितनी है, 1,00,000 रुपए। तो इसे क्या कहा जाएगा, इस 1,00,000 को भी क्या कहा जाएगा, संपत्ति में जोड़ दिया जाएगा, संपत्ति के मूल्य में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए संपत्ति का मूल्य बचा हुआ था अभी बुक्स में, वो कितना था, 5,00,000 रुपए। तो उसमें ये 1,00,000 रुपए जोड़ दिया जाएगा। क्या करा जाएगा, ये 1,00,000 रुपए उसमें जोड़ दिया जाएगा, और हमारी वैल्यू अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6,00,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये आया। तो मतलब जब ऐसा कोई सा एक्सपेंस है जिससे क्या हो, जिससे जो संपत्तियां हैं, जो असेट्स हैं, उनकी क्या हो, कैपेसिटी बढ़ जाए, मतलब उनमें क्या हो जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए। जैसे हमारे इसमें क्या हुआ, 5,000 से 6,000 हो गई, मतलब 1,000 से क्या हो गई, उनकी क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। तो ऐसे एक्सपेंसेस को क्या करेंगे हम, ऐसे एक्सपेंसेस को हम कैपिटलाइज कर देंगे। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये पूछा जाएगा कि ये जो मशीन है, तो ये कैपिटलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, कैपिटलाइज नेचर के होते हैं। ये कैसे खर्चे होते हैं, कैपिटलाइज नेचर के खर्चे होते हैं, और संपत्ति में इसका जोड़ दिया जाता है। कैसे नेचर का खर्चा हुआ, 1,00,000 रुपए, तो ये खर्चा हुआ, ये खर्चा कैसा हुआ, ये खर्चा हुआ है कैपिटल इन नेचर का, और ये संपत्तियों की मूल्यों में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दूसरा जो एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं एग्जामिनर, मैं इसको रब कर देता हूँ। वो ये पूछते हैं कि देखिए, एक मिनट, वो ये पूछ सकते हैं आपसे कि ये 5,000 की संपत्तियां, पर ये क्या होती है, जो हमारी हर महीने इसका क्या होता है, हर महीने इसका क्या कराना चाहिए, हर मंथ क्या कराते हैं हम, इसका मेंटेनेंस कराते हैं। मेंटेनेंस क्यों कराते हैं, ताकि ये जो 5,000 की क्वांटिटी है ये ऐसी ही बनी रहे, और मशीन रुके ना, हमारा प्रोडक्शन रुके नहीं। तो हमने एक व्यक्ति को इसके लिए दे रखा है, और उसका क्या है, 10,000 रुपये हम महीना देते हैं कि वो आए और इसको चेक करे, ताकि इसमें कोई खराबी ना हो, और मशीन हमारी चलती रहे, ताकि हमारी जो चिप्स बन रही है, चिप्स का जो हमारा बिजनेस है वो रुके ना, और हमारा ये काम चलता रहे। तो ये जो 10,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, पर मंथ दे रहे हैं, ये क्या किए जाएंगे, ये कैसे नेचर के होंगे, ये होंगे रिवेन्यू नेचर के। कैसे नेचर के होंगे, रिवेन्यू नेचर के। मैं आगे भविष्य में आपको बढ़ाऊंगा अभी रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, पर अभी हम इस पर बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये 10,000 रुपए जो पर मंथ दिए जा रहे हैं, ताकि इसकी जो 5,000 की क्वांटिटी बनी रहे, इसके ऊपर ये जो खर्चे किए जा रहे हैं ना पर मंथ 10,000 रुपए के, ये कैसे खर्चे, रिवेन्यू नेचर के खर्चे। और इन्हें क्या किया जाएगा, इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसे क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। तो ये खर्चे कैसे हो गए, रिवेन्यू नेचर के। मतलब संपत्तियों की, अगर ऐसे खर्चे जो संपत्तियों का क्या कर दे, मूल्य बढ़ा दे, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कैपिटल इन नेचर। और जिससे संपत्तियों का जो वर्तमान प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो वर्तमान स्थिति है, वो बनी रहे, वो बनी रहे, उसमें कोई कमी ना हो, उसके लिए जो खर्चा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, रिवेन्यू इन नेचर कहा जाता है। और उसे कहाँ से चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं। बात समझ में आ गई। एग्जामिनर कई बार इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है, वो ये कंसेप्ट को पूछ चुका है, वो इस पर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर। और एक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया कि स्थापना व्यय जो संबंधित होते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये दोनों ही हमने कवर करे हैं, तो आप इनको समझिए। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई आपको, ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था हमने, कॉस्ट कंसेप्ट। अब फटाफट से हम इसे कवर कर लेते हैं कि देखिए, मूल्यह्रास की राशि घटाकर शेष राशि, मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे क्या कहा जाएगा, स्थिति विवरण में बताया जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि मशीनरी खाते में क्या होता है, मशीनरी खाते में क्या होता है, हमारी जो बुक्स लिखी रहती है, बुक्स में जो मशीन खाते में जो हमारी वैल्यू रहती है वो 5,00,000 रुपए। फिर हम क्या करते हैं, 5,00,000 रुपए में मान लीजिए इस साल का डेप्रिसिएशन हमने लगाया 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हम इसमें लगाते हैं, और ये 1,00,000 का डेप्रिसिएशन कहाँ पे चार्ज हो जाता है, P&L अकाउंट में चार्ज हो जाता है। और फिर हमारा बैलेंस कितना बचता है, 4,00,000 रुपए। तो ये जो 4,00,000 रुपए हमारा बैलेंस बचता है, फिर हम इसे कहाँ बताते हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट हमारी मशीनरी खाते में बैलेंस शीट 4,00,000 रुपए दिखता है। ये कुछ इस तरह से होता है। ये वाली वही बात बोल रहे हैं कि देखिए, मशीन खाते में हमारी ओपनिंग बैलेंस कितना था, मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था 5,00,000 रुपए का। इस साल हमने क्या करा, 1,00,000 का डेप्रिसिएशन लगाया,
तो ये डेप्रिसिएशन हम 1 लाख रुपए का लगाते हैं और हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाता है मशीनरी अकाउंट का, वो आ जाता है 4 लाख रुपए का। तो जो क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख रुपए का है ये कहाँ चले जाता है, बैलेंस शीट में। जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो हमारी बैलेंस शीट में मशीनरी अकाउंट में यहाँ पर कितना दिखेगा, आप 4 लाख रुपए, और जो 1 लाख रुपए है वो क्या होता है, वो ये 1 लाख रुपए कहाँ चले जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर लिखा आता है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन क्या होता है, 1 लाख रुपए से यहाँ पर चार्ज हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से ये वही बोल रहे हैं कि जो रिमेनिंग बैलेंस है उसे कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। बात समझ में आ गई। ये रहा, हास की राशि घटाकर शेष रिमेनिंग अमाउंट मतलब 4 लाख रुपए कहाँ दिखाया जाता है, स्थिति विवरण मतलब बैलेंस शीट में लिखी जाती है। ठीक है। ऐतिहासिक लागत का आशय संपत्ति के क्रय मूल्य में स्थापना खर्च। अब स्थापना खर्च मतलब वही हमारा ये फाउंडेशन जो हमने बनाया था स्थापना खर्च के योग से, परंतु प्रतिवर्ष होने वाले व्यय को लागत में शामिल नहीं किया जाता। प्रतिवर्ष होने वाले व्यय का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रतिवर्ष वाले व्यय का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रतिवर्ष व्यय वाले मतलब ऐसे व्यय जो प्रतिवर्ष होते हैं, जिससे क्या होती है वो मेंटेन रहे, उसकी क्वालिटी क्या हो, मेंटेन रहे। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए पर मंथ, 10,000 रुपए पर मंथ का जो हमने खर्चा किया था, एक व्यक्ति को पैसे दिए थे कि वो आकर के क्या देखे, इसको देखे मशीन को कि मशीन सही से चल रही है नहीं, तो ये इसको लागत में नहीं जोड़ेंगे, इसे कहाँ से चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ व्यय इसे या एक्सपेंसेस इसे चार्ज किया जाएगा। बात समझ में आ गई। इस अवधारणा के अनुसार भविष्य में संपत्ति को बाजार मूल्य पर न होकर जो वृद्धि और कमी को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ना तो बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाता है, ना ही उसके जो अप्स एंड डाउन होते हैं उसे ध्यान में रखा जाता है। अतः संपत्ति का वसूली मूल्य और बाजार मूल्य को पुस्तकों को क्या होता है, प्रभावित नहीं करता, मतलब उससे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो मैंने जो कॉस्ट हो सकती है, जिन पर क्वेश्चन कभी एग्जामिनर डायरेक्टली कॉस्ट पर कंसेप्ट पूछ ले, तो आपकी सारी कॉस्ट को यहाँ पर हमने ले लिया है। तो पहली कॉस्ट कौन सी आती है, वो आती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या हो, परचेस वैल्यू और कॉस्ट ऑफ परचेस से संबंधित जो खर्चे हैं वो ले लेंगे। तो परचेस वैल्यू में क्या क्या आ जाएगा, देखिए परचेस वैल्यू में आ जाएगा हमारा 5 लाख रुपए, जो हमने एग्जाम्पल में लेकर रखा था 5 लाख रुपए, और इससे संबंधित खर्चे जैसे 50,000 रुपए क्या हो जाएगा, वो स्थापना के व्यय, और 60,000 रुपए क्या आ जाएगा, गाड़ी भाड़ा या वो लाने के खर्चे। तो हमारे यहाँ पर आप गाड़ी बना लीजिए, लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो फाउंडेशन बना सकते हैं कि वो फाउंडेशन से संबंधित खर्चे थे। ठीक है, ये वाला है। पुस्तकीय मूल्य का मतलब क्या हुआ, पुस्तकीय मूल्य का मतलब हुआ जो कॉस्ट थी, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, उसमें से हम क्या कर देंगे, डिप्रिसिएशन घटा देंगे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारी कितनी थी, हमने एग्जांपल लिया था, अगर ये एग्जांपल लेंगे कि 5 लाख रुपए में से हम क्या करेंगे, 5 लाख रुपए, तो 5 लाख मत लीजिए क्योंकि ऊपर भी 5 लाख नीचे भी 5 लाख, तो यहाँ पर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट ले सकते हैं जैसे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, उसमें से डिप्रिसिएशन हमने घटा दिया कितना, 1 लाख रुपए, और हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा, 9 लाख रुपए। तो ये कहाँ दिखेगा, ये दिखेगा वैल्यू में। अब इसमें आज तक का जितना भी डिप्रिसिएशन होगा वो घटते जाएगा और उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे मान लीजिए पहले वर्ष का 1 लाख रुपए घट गया, दूसरे वर्ष का फिर 1 लाख रुपए, तो फिर 8 लाख रुपए आ जाएगा, फिर एक और वर्ष का घट जाएगा तो फिर कितना आ जाएगा, 7 लाख, फिर एक और वर्ष का। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो अंत में घटने के बाद वो बचेगा तो वो क्या हो जाएगी, बुक वैल्यू, मतलब जो बुक्स में बताएंगे हम। जैसे हमारी बुक्स में अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, अभी बुक वैल्यू कितनी बची है इस संपत्ति की, वो बची है 4 लाख रुपए। समझ में आई। बाजार मूल्य मतलब आज अगर हम ये जो संपत्ति है, जो जेन सेट है, जो हमारा ये जेन सेट है, जनरेटर है, उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो वो कितने में बिकेगा उस प्रॉपर्टी को, उसे कहा जाता है बाजार मूल्य। मतलब संपत्ति विशेष का खुले बाजार में मूल्य कितना होगा, उसे कहा जाएगा बाजार मूल्य। बात समझ में आ गई आपकी ये। अब तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है वसूली मूल्य। वसूली मूल्य का मतलब क्या होगा, वसूली मूल्य का मतलब ये होगा कि आज हम संपत्ति बेच दी, जब कब बेची, जब हम इसे यूज कर रहे हैं। मतलब जैसे अभी हम जेन सेट यूज कर रहे हैं, हमारा जो जेन सेट है हम इसका उपयोग कर रहे हैं, इस जेन सेट को आज हम बेच दें, और बेचने के बाद आज हमको इस जेन सेट से कितने मिल गए, 4 लाख रुपए मिल गए, 4 लाख रुपए मिल गए। तो ये 4 लाख रुपए जो मिले हैं हमें, ये 4 लाख रुपए ही क्या हो जाएगा, रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब आज अगर हम इसे बेच देंगे तो हमें कितने मिल गए, रियलाइजेबल वैल्यू मिल गई। ठीक है। सामान्यतः रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक जैसी होती है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जो हमको मिलेगा वो मिलेगा क्या अल्टीमेटली, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई 4 लाख रुपए। सामान्यतः क्या होता है, रियलाइजेबल वैल्यू में फर्क क्या आता है, फर्क इसलिए आता है, दोनों ही चीजों को अलग क्यों रखा जाता है कि देखिए नॉर्मली आपने भी देखा होगा कि जब हम संपत्ति बेचते हैं उसका मार्केट में वैल्यू कितना होता है, 4 लाख रुपए का वैल्यू है, पर व्यक्ति हमको 4 लाख रुपए नहीं देता। मार्केट वैल्यू मान लीजिए 4 लाख रुपए, तो वो बोलता भैया 4 लाख रुपए में तो कोई भी दे देगा। सामान्यतः वो क्या होता है, व्यक्ति उसमें बार्गेनिंग करता है और बोलता है भैया 3.5 लाख रुपए में बेच रहे हो क्या। तो कई बार हमने देखा होगा कि जब हम हमारी संपत्तियां भी बेचते हैं तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में तो वो 3-4 लाख रुपए की बिकेगी, पर लोग उससे कम में खरीदते हैं। तो इसलिए इसको अलग बताया जाता है कि ऐसी वैल्यू जो हमें क्या हो जाए, रिसीव हो जाए, मतलब सेल होने से रिसीव हो जाए।
तो मार्केट वैल्यू सामान्यतः ज्यादा होती है और लोग उससे क्या करते हैं, थोड़ा सा कम देते हैं। तो जो पैसे हमको एक्चुअल में मिलते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, रियलाइजेबल वैल्यू कही जाती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आज अगर हम संपत्ति को रिप्लेस करेंगे तो उसके कितने पैसे लगेंगे। जैसे हमारे एग्जांपल में वो जो जैन सेट था, अब जैन सेट हमने कब खरीदा था, मान लीजिए उसे खरीदा था हमने 2018 में, और आज हम उस जैन सेट को नया लेने गए तो कंपनी ने बताया कि नया जेनसेट बिल्कुल ले सकते हैं। और नया जेनसेट आ कितने का रहा है, नया जेनसेट आ रहा है, जो नया जेनसेट है वो आ रहा है कितने का, 10 लाख रुपए का। तो ये जो 10 लाख रुपए हमारे लगने, ये जो 10 लाख हमारे लगने हैं, ये 10 लाख रुपए, ये जो 10 लाख रुपए हमारे लगने हैं, 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए क्या हो रहा है, इस जेन सेट को बदल के अब नया जेन सेट आ जाएगा। मतलब ओल्ड जेन सेट को रिप्लेस करने कौन सा जेन सेट आ रहा है, नया जनरेटर आ रहा है। तो जो नया जनरेटर आ रहा है इसकी कॉस्ट कितनी है, इसको लाने की 10 लाख रुपए। तो ये 10 लाख रुपए क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। मतलब इस संपत्ति को बदलने की जो कॉस्ट लग रही है उसे क्या कहा जाएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मतलब इतने पैसे हमको क्या देना पड़ेंगे, अब जो हमारी पुरानी संपत्ति उसको बेच देंगे और नई खरीद लेंगे। तो जो हमारे पैसे लग रहे हैं, जो हमारे क्या लग रहे हैं, पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, उसे ही क्या कहा जाएगा, न्यू जनरेट। मतलब अब 10 लाख रुपए का हमारा आ रहा है ये जनसेट, और अब हम क्या करेंगे, हमारी ओल्ड वाले को बेच देंगे, जब ही तो नया दो दो करके रखेंगे क्या। तो ओल्ड वाला मान लीजिए हमने बेचा कितने में, आज बिक गया वो 4 लाख में। कितने में बिक गया, ये पुराना वाला बिक गया 4 लाख में, और नया कितने का आ रहा है, 10 लाख में। तो हमारे नेट नेट कितने लग गए, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, हमारे रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो जाएगी। समझ में आ गई बात। मतलब ये 10 लाख रुपए एक्चुअल में लग रहा है, अगर हमारी कुछ भी वैल्यू नहीं मिलती तो 10 लाख रुपए रिप्लेसमेंट कर जाती, पर एक्चुअल में आज हमारी जेब से कितने पैसे जाएंगे, वो कहे जाएंगे 6 लाख रुपए। मतलब आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कैसे देख सकते हैं, कितनी मनी गई, एक को आप इसे भी लिख सकते हैं कि कितना पैसा गया। जितना पैसा हमारी जेब से जाएगा नेट नेट में, वो हो जाएगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। समझ में आई। अगर इस वैल्यू का कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मूल्य नहीं होता, नील होती इसकी वैल्यू, तो हमारे पास से कितने जाते, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए क्या हो जाती फिर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। 4 लाख रुपए उससे मिल गए पुरानी, तो नेट कॉस्ट कितनी हो गई, 6 लाख रुपए। तो ये 6 लाख रुपए क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मतलब नई संपत्ति को बदलने के कारण जो पैसे हमारे पास से जाएंगे उसे क्या कहा जाएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू का मतलब ये होता है कि इसको कह सकते हैं स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू को आप क्या कह सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू भी कही जा सकती है। स्क्रैप वैल्यू मतलब जब संपत्ति क्या हो, कबाड़ में बिके, या सबसे जब हमने पूरा उपयोग कर लिया, अब ये जेनसेट कोई काम का नहीं, खरा 10 साल भी उपयोग कर लिया और उसके बाद ये जेनसेट पड़ा हुआ है, तो जब पूरा जीवन काल हमने इसको अच्छे से यूज किया और उसके बाद 10 साल की इसकी लाइफ थी, 10 साल का उपयोग करने के बाद हमने 11वें साल में जब इसे बेचा, तो जो हमें पैसे मिलेंगे उसे ही क्या कहा जाएगा, रियलाइजेबल वैल्यू। उपयोगी जीवन काल की समाप्ति के पश्चात विक्रय पर प्राप्त राशि। मतलब जब हमने 10 साल की उसकी लाइफ थी, उसको यूज कर लिया और उसके बाद हमने क्या करा, उसको बेचा, तो जो पैसे हमें मिले उसे ही क्या कहा जाएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहा जाएगा। समझ में आई बात। अब चलिए, ये क्या बोल रहा है, यह अवधारणा इस बात पर बल देती है कि व्यवसाय की संपत्तियों का लेखा कैसे किया जाना चाहिए, लागत मूल्य पर कहा जाना चाहिए। आपको हाईलाइट क्या करना है, लागत मूल्य, बस। ठीक है, जिसका अर्थात जिस मूल्य पर प्राप्त, अधिग्रहण या क्रय की गई, मतलब संपत्तियां क्या की गई हैं, या तो प्राप्त की गई हैं या अधिग्रहण की गई हैं, उस मूल्य पर इसको बताना चाहिए। इसकी मान्यता यह है कि व्यवसाय में खरीदी गई संपत्तियों का लेखा उसके किस मूल्य पर किया जाना चाहिए, लागत मूल्य पर ही किया जाना चाहिए, और क्रय मूल्य के आधार पर हास की गणना करनी चाहिए। दूसरी बात जो मैंने हाईलाइट करके वापस से लिख दी है, वो क्या लिख दी है कि क्रय मूल्य पर हास की गणना की जानी चाहिए। ठीक है, किस मूल्य पर हास की गणना की जाती है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि किस मूल्य पर हास की गणना की जाती है। तो वो किया जाता है क्रय मूल्य पर, परचेस प्राइस पर, इक्विजिशन कॉस्ट पर, वो है क्या की जाती है, मतलब हास की गणना की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कंसेप्ट चेक करने के लिए कि किस मूल्य पर हास की गणना की जाती है, तो वो क्रय मूल्य पर की जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरे कंसेप्ट पर बात करते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि प्रयत्नों और सफलताओं की अवधारणा। प्रयत्नों और सफलताओं की अवधारणा का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ एफर्ट्स। तो अब देखिए ये क्या बोलता है, ये बोलते हैं कि भैया एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, वो क्या कर रहा है, वो उसने क्या करा, जो व्यक्ति है उसने क्या करा, व्यापार ओन करा, व्यापार ओन करा। तो उसने क्या करे, इस व्यापार को चलाने के लिए, हम यहाँ पर समझ लेते हैं, जगह खाली में आइए यहाँ पर, 1 मिनट। हाँ, चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने क्या करा, इस व्यक्ति ने प्रयास करे, इस व्यक्ति ने प्रयास करे, क्या करे, इस व्यक्ति ने प्रयास करे, क्या करा, उसने ये दुकान खोली। तो इसने क्या करा, इसने अपने प्रयास करे हैं, इसने अपने प्रयास करे हैं। तो उस प्रयासों में क्या करा, उसने उस प्रयास में क्या करा, इसने ये मान के काम करा ना, कोई भी व्यापार अगर कोई व्यक्ति चालू कर रहा है तो वो क्या मानता है कि भैया मैं व्यापार चालू करूंगा और उसमें मेरे को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। कोई ये व्यापार चालू करता है क्या, ये सोच के कि भैया मेरे को तो इस धंधे में लॉस होगा फिर भी मैं करूंगा, नहीं। कोई भी अगर व्यक्ति चालू करता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है,
होता है कि इस व्यापार से मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, 2-4 पैसे ज्यादा कमा कर ही निकलूंगा इसमें से। तो ये क्या होता है, इस काम को करने के लिए क्या करेगा, वो कुछ कॉस्ट लगाएगा, कुछ खर्चे करेगा, और फिर क्या करेगा, जब वो खर्चे करेगा, जो कुछ बाय करेगा तो उसमें वो क्या करेगा, खर्चे करेगा, और खर्चे करने के बाद फिर क्या करेगा, हमारी सेल करेगा मतलब पहले तो वो कुछ परचेस करेगा, कुछ खर्चे करेगा, और उसके बेसिस पर क्या करेगा, वो कुछ सेल करेगा। एक मिनट, वो क्या करेगा, कुछ सेल करेगा, और जो सेल से उसको क्या मिलेगा, जो सेल से उसको क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी, उसे ही फिर क्या करेगा वो, उसे ही फिर वो अपने यूज में लाएगा। तो पहले तो क्या करेगा, पहले तो कुछ खर्चा करेगा, और उसके बाद जो उसे इनकम होगी वो उसकी इनकम होगी। तो कई बार तो हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि कॉस्ट लगाते हैं, कॉस्ट मान लीजिए कैसे लगाते हैं, कॉस्ट मान लीजिए, कॉस्ट लगाई उसने 1,000 रुपए, और फिर उसने क्या करा, सेल कर दिया कितने में, 1,500 रुपए में। तो उसने ये क्या करा, साहस का काम करा कि इतने कॉस्ट लगाइए, क्योंकि कॉस्ट लगाने के बाद ही तो प्रॉफिट होता है। पहले हम माल खरीद के लाते हैं, और उसके बाद ही क्या होता है, उसके बाद ही हम सेल कर पाते हैं। तो पहले उसने क्या करा, पहले उसने कॉस्ट लगाई, और उसके बाद उसने क्या करा, इसको सेल कर पाया, और उसके बाद ही उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या काम करा, उसने एक साहस का काम करा। तो इसलिए जो व्यापारी होता है उसे साहसी भी कहा जाता है। आपने देखा होगा, जो व्यापारी होता है, जो नियोक्ता होता है, उसे क्या कहा जाता है, वो एक हिंदी वर्ड उसका भी ये होता है कि साहसी। तो उसने क्यों साहसी कहा जाता है, कि ये साहस का काम है, हर कोई व्यापार कर पाता है, नहीं कर पाते। तो ये उसने साहस का काम करा है, और इस साहस के कारण उसको क्या हुआ है, कुछ कॉस्ट लगी है और कुछ आगम हुई है, और इसमें क्या हुआ, उसको प्रॉफिट भी हुआ है, कुछ कुछ उसने खर्चा करा है, कुछ इनकम आई है, और उसके बाद उसको क्या हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है। तो ये सारी बातों को ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है इंटाइटिटी, कंसेप्ट ऑफ एफर्ट्स। इसे क्या कहा जाता है, कंसेप्ट ऑफ एफर्ट्स जो है, इसे ही कहा जाता है। बात समझ में आई। कंसेप्ट ऑफ एफर्ट का मतलब क्या है, एक व्यक्ति था जिसने क्या करा, एक साहस का काम करा, उसने क्या करा, व्यापार चालू करा, और व्यापार चालू करने का उद्देश्य क्या था, प्रॉफिट कमाना था। और प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करा, उसने पहले कुछ कॉस्ट लगाई, उसके बाद क्या हुई, उसकी सेल हुई, और सेल होने के बाद क्या हुआ, उसे कुछ इनकम भी होगी। तो ये सारी चीजों को जब हम एक कंसेप्ट में समझते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ एफर्ट्स। बात समझ में आ गई। चलिए फटाफट से हम इसे पढ़ लेते हैं कि व्यवसाय की स्थापना के समय ही साहसी मतलब वो व्यक्ति जिसने ये साहस किया है, तो इसे साहसी भी कहा जाता है, मतलब वो व्यापारी साहसी। इस व्यवसाय में दीर्घ काल तक चलने और लाभ अर्जन की आशा करता है। मतलब वो क्या समझता है, कोई भी व्यापार चालू करता है तो वो क्या समझते हैं कि भैया ये तो क्या चलेगा, एक तो लॉन्ग टर्म चलेगा, और दूसरा क्या होगा, हमको इसमें प्रॉफिट होगा। उसके व्यवसाय की कुल कुल एवं सही प्रगति व साहसी का संपूर्ण प्रतिफल व्यवसाय की समाप्ति पर ही प्राप्त होता है। मतलब सामान्यतः अगर देखा जाए तो हमें पूरा प्रतिफल, मतलब एक्चुअल में जब पूरे पैसे मिलेंगे वो कब मिलेंगे, जब व्यापार समाप्त होगा। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसको पता क्या लगेगा, मतलब अगर मान लीजिए अगर ये कंसेप्ट नहीं होता कि आप अकाउंट्स बना के देखिए, प्रॉफिट निकालिए, तो क्या होता, ये खर परचेस करता रहता है, ये सेल करते रहते हैं, परचेस करते रहते हैं, सेल करते रहते हैं। ये 500 रुपए का प्रॉफिट कब दिखता है, अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं प्रॉपरली, उसमें P&L बनाते हैं, तब जाके हमको प्रॉफिट निकलता है। यहाँ तो हमें एक ही ट्रांजेक्शन दिख रहा है। मान लीजिए ऐसे कितने होते हैं, ऐसे 1 लाख ट्रांजेक्शन होते, ऐसे 10 लाख ट्रांजेक्शन होते, और ऐसे ही 10 लाख ट्रांजेक्शन सेल के भी होते, अलग अलग वैल्यू के। तो क्या इसको हमको फिर इतनी आसानी से हम ये कैलकुलेशन कर पाते कि अलग अलग वैल्यू के सेल हो रही है, अलग अलग वैल्यू की परचेस हो रही है, अलग अलग वैल्यू की सेल हो रही है? तो नहीं, उसके लिए तो हमें बुक्स ही बनानी पड़ती है। और अगर बुक्स नहीं बनाते तो क्या ये व्यापारी को पता लग पाता कि मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ? नहीं। तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि पहले तो ये कर पाना, और उसमें फिर क्या करना, एक समय अवधि में क्या करना, प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना, मतलब ये 500 रुपए को निकालना ही क्या कहा जाता है, कंसेप्ट ऑफ एफर्ट्स कहा जाता है। समझ में आया। लेकिन लेखा अवधि एक ऐसी विधि है जिसमें व्यवसाय में किए गए प्रयत्नों को लागत, मतलब वही आपने जो प्रयत्न किए हैं, जो लागत किए हैं, और सफलता को आगम के नाम से जाना जाता है। मतलब जो आपने प्रयत्न करे उसे क्या कहा जाता है, लागत के रूप में, और सफलता को आगम के रूप में जाना जाता है। और एक निर्धारित अवधि पर प्रयास और सफलता की तुलना की जाती है। मतलब वही जो आपने प्रयास करे और उसमें आपको सफलता कितनी मिली, मतलब आपने जो कॉस्ट लगाई थी, जो मैंने आपको एकदम सरल भाषा में समझाया कि जो आपने कॉस्ट लगाई थी और जो आपको रिवेन्यू हुआ है, उसमें आपको अधिक क्यों हुआ है, मतलब जो आपकी सफलता है वो आपकी जो प्रयास है उससे ज्यादा है, तो वो अधिक ही क्या कहा जाएगा, आगम कहा जाएगा या प्रॉफिट कहा जाएगा। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट ऑफ एंटाइटी। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, पूंजी की अवधारणा। पूंजी की अवधारणा, कॉस्ट कंसेप्ट। पूंजी की अवधारणा पर अब हम बात करेंगे कि जो कंसेप्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी,
तो पूंजी क्या उदाहरण है, कंसेप्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जो पूंजी लगाई जाती है। पूंजी कौन सी होती है? पूंजी, पूंजी क्या होती है? पूंजी मतलब जो व्यापार में जो स्वामी लेकर के आता है, उसे समझ लेते हैं फटाफट से। एक सेकेंड, चलिए उसे समझ लेते हैं फटाफट से कि क्या है कंसेप्ट ऑफ कैपिटल। आ जाइए। देखिए कंसेप्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि भैया जो कैपिटल है, कैपिटल है, कोई व्यक्ति लगा रहा है, तो उसे ये पता तो लगे कि उसे क्या होगा, कि उसे करे ना कितना प्रॉफिट हुआ है। कि कोई कैपिटल 5 लाख रुपए की लेकर के आए हैं, 5 साल पहले वो 5 लाख रुपए की कैपिटल लेकर के आए हैं, और आज हमें इस पर कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब ये कैपिटल पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, या कैपिटल कितनी बड़ी है। तो वो कब पता कर पाएंगे? कि मान लीजिए आज 7 लाख रुपए की हो गया, हमें 7 लाख रुपए की ओवरऑल कैपिटल हो गई, उसमें प्रॉफिट जोड़ करके, तो हमें 2 लाख रुपए का क्या हुआ, इस पर प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कब पता लगेगा? ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट तभी पता लगेगा जब हम ये देख पाएंगे कि हाँ भैया जो हम लाए थे कैपिटल, उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसेप्ट क्या बोलता है कि भैया हम जो कैपिटल लाते हैं उसको अलग रखना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए, उन्हें भविष्य में कंपेयर करना चाहिए कि हाँ भविष्य में जो प्रॉफिट हुए उनसे देखना चाहिए कि उसमें क्या हुई है, जो कैपिटल लेकर के आए थे व्यापारी, उसमें उन्हें क्या हुआ है, लाभ हुआ या हानि हुई है। तो ये क्या बोलते हैं कि व्यापार में जो कैपिटल लाई जाती है उसे अलग से बताया जाना चाहिए, उसे अलग रखना चाहिए, बाकी एक साथ नहीं दिखाना चाहिए। कैपिटल को अलग रूप से बताया जाना चाहिए, मतलब अलग से दर्शाया जाना चाहिए। इसी का कारण है कि जब हम बैलेंस शीट बताते हैं तो उसमें जो कैपिटल होती है उसको अलग बताते हैं, दायित्व में तो बताते हैं पर उन्हें अलग बताते हैं, और अदर लाइबिलिटीज को अलग बताते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि ये समझ में आए कि जब कैपिटल शुरू में व्यापार में आई थी वो कितनी वैल्यू थी, वो 5 लाख की थी, और आज उसकी वैल्यू 7 लाख हो गई है, तो 2 लाख बड़ी है। तो जो व्यापार में इन्होंने काम किया उससे इनकी कैपिटल में क्या हो, इंक्रीज हुई है, वो तक कब पता कर पाते हैं, जब हम उसे अलग रखेंगे। तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी कैपिटल व्यापार में लगाई गई है उसे आप क्या करें, अलग से बताएं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसेप्ट समझ में आया? एकदम इजी कंसेप्ट है, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, समझ में आ गया होगा। इस अवधारणा का आशय है कि पूंजी का लेखा व्यवसाय में पृथक किया जाना चाहिए, मतलब उसे अलग से बताया जाना चाहिए। बस ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पूंजी की अवधारणा से यह ज्ञात हो जाता है कि मूल पूंजी मतलब 5 लाख रुपए मूल पूंजी पर कितना प्रतिफल अर्जित हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी आप लाइन क्या कर सकते हैं, इतनी लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा आपके लिए। ठीक है, ये बात आ गई। एकल स्वामी और फर्म तो अर्जित लाभ को, मतलब जो एकल स्वामी होता है, मतलब जो इंडिविजुअल होता है वो, और जो फर्म होती है वो तो क्या करती है, जो पूंजी में लाभ होता है, मतलब वो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कैपिटल होता है, कैपिटल में जो हमारा प्रॉफिट होता है हम उसको ऐड कर लेते हैं और ड्राइंग को लेस कर देते हैं। ये तो हमें भी पता है कि जो कैपिटल होती है उसमें क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है उससे हमारी कैपिटल बढ़ा लेते हैं, और जो ड्राइंग करते जाते हैं वो उससे हम क्या करते हैं, उसे कम कर लेते हैं। तो ये वही बात बोल रहे हैं कि पूंजी लेखे में अंतरित मतलब ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन सीमित कंपनियों में, मतलब जो कंपनियां होती है उसमें तो क्या करते हैं, कैपिटल को एक जैसा रखते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उनको क्या दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और रिजर्व में ट्रांसफर करके उन्हें बताते हैं। तो ये कंसेप्ट यही बोलता है कि भैया जो इंडिविजुअल है उनमें तो कैपिटल बढ़ी हुई दिखेगी, पर अगर जो शेयर होल्डर है उनको अगर देखना हो कि कैपिटल कितनी इंक्रीज हुई है, तो उनके लिए जो प्रॉफिट और रिजर्व है उनको अलग से दिखाया जाए, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि पिछले साल प्रॉफिट 10 करोड़ के थे, और इस साल रिजर्व एंड सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 15 करोड़ हो गया, मतलब हमारा 5 करोड़ से क्या हो गई, कैपिटल हो गई। क्योंकि अल्टीमेटली जब कंपनी बंद होगी तो ये कंपनी का समापन होगा, तो अल्टीमेटली जो पैसा बचेगा वो भी किनके पास जाएगा, यही शेयर होल्डर के पास जाएगा। तो वही बात ये बोल रहा है। लेकिन कंपनियों का लेखांकन करते समय इन कंपनियों का लेखा के लाभों को पूंजी में आंतरित नहीं किया जाता, मतलब उन्हें कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया जाता। जब क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें अलग दिखाया जाता है। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते, उनको कहाँ में ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में जो है ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। लेखापाल को यह ध्यान रखना चाहिए कि अंशधारियों को कंपनी से मिलने वाली आय कौन सी है, लाभांश मतलब डिविडेंड। ठीक है, और डिविडेंड तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पर आप लिख लीजिए, डिविडेंड के साथ एक पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, एक पॉइंट और जरूर लिख लीजिएगा, यहीं पर ही लिख लीजिएगा। जब हम कंपनीज अकाउंट पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, पर जो चीज जहां याद आ जाए उसे वहां पर भी लिखवा देना चाहिए, ताकि आपका भी कंसेप्ट वो हो जाए और आपको भी याद रहे। तो देखिए लाभांश, तो एक एक जो बात पूछी जा सकती है एग्जाम में, वो क्या पूछी जा सकती है कि डिविडेंड किस पर दिया जाता है, डिविडेंड किस पर दिया जाता है। जो लाभांश होता है, लाभांश किस पर पे होता है, जो डिविडेंड की कैलकुलेशन किस पे की जाती है, तो वो की जाती है फेस वैल्यू पर। किस पर की जाती है, फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू किस पर की जाती है? फेस वैल्यू पर। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, किस पर डिविडेंड की कैलकुलेशन की जाती है? फेस वैल्यू पर। अब फेस वैल्यू क्या होती है? ठीक है, फेस वैल्यू मतलब जब शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उस शेयर सर्टिफिकेट पर यहाँ पर क्या होता है कि वैल्यू लिखी जाती है कि मैं धारक को, जिस प्रकार से नोट पर लिखा जाता है ना, इसी इस फेस वैल्यू पर लिखा रहता है यहाँ पर कि ये वैल्यू कितने का है, शेयर मान लीजिए 100 रुपए का, तो ये जो 100 रुपए इस शेयर सर्टिफिकेट पर लिखी हुई है, इसी वैल्यू को क्या कहा जाता है? फेस वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, फेस वैल्यू क्या कहा जाता है इसे? एक मिनट, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है फेस वैल्यू। क्या कहा जाता है? फेस वैल्यू। और इस फेस वैल्यू पर ही क्या की जाती है? कैलकुलेशन की जाती है। जैसे मान लीजिए इस शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। अब इस पर 10% डिविडेंड देना है, 10% डिविडेंड देना है, तो कितना रुपए देंगे डिविडेंड? 10 रुपए का डिविडेंड देंगे। ठीक है, 10 रुपए का डिविडेंड देंगे। कितने का डिविडेंड देंगे? 10 रुपए का डिविडेंड इस पर दिया जाएगा। और मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो मार्केट प्राइस में हो। जैसे अब ये शेयर कहां पर लिस्ट हो? बीएससी, बीएसई या एनएसई, एनएससी, सॉरी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये कहां पर लिस्टेड है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। अब इसकी वैल्यू कितनी है आज? जैसे मान लीजिए ये किस कंपनी का शेयर होता? टाटा कंपनी का शेयर होता। तो टाटा कंपनी का शेयर है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए पर। ये आज कंपनी मार्केट में इसकी प्राइस कितनी आ रही है? 500 रुपए। तो ये जो 500 रुपए ये जो शेयर मार्केट में प्राइस मिल रहा है, इसे ही क्या कहा जाता है? मार्केट वैल्यू। तो डिविडेंड किस पर कैलकुलेट किया जाता है? डिविडेंड किया जाता है फेस वैल्यू पर कैलकुलेट। बात समझ में आ गई? किस पर कैलकुलेट किया जाएगा? चलिए, तो ये लिख लीजिएगा। अतः आ जाते हैं वापस हम हमारे कंसेप्ट पर। अतः इसका लेखा पूंजी में, पूंजी खाते में ना होकर, मतलब पूंजी खाते में इसका ट्रांसफर ना कर कर इसे कहां पर दिखाया जाता है? संचय के रूप में होता है। मतलब संचय के रूप में, रिजर्व एंड सरप्लस में हम जो है इसे दिखाते हैं। बात समझ में आ गई? इस अवधारणा के अनुसार देखिए, मैंने आईएमपी में इसे यहाँ पर लिख दिया है अलग से हाईलाइट करके, ताकि ये पॉइंट तो आपको, मतलब ये जो हाईलाइटेड जो ये डॉट में इसमें लिखे हुए हैं ना, जहां जहां आईएमपी मुझे लगा मैंने वहां पर डॉट में इस तरह से दे दिया है, तो ये तो आपको कंसेप्ट पढ़ के ही जाने, मतलब ये तो यह पूरा एक बार वापस से पढ़ना। जब वापस पढ़ेंगे तो एक बार इसको पढ़ते हुए चले जाएंगे और हाईलाइट करके रखिएगा ताकि आपको क्या हो, ये समझ में आ जाए। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार व्यापार में लगाई गई पूंजी का लेखा पृथक रूप से करना चाहिए, मतलब अलग से बताया जाना चाहिए। ठीक है, और एकल व्यापारी और फर्म की दशा में ऐसे लाभों और पूंजी को कहां पर हस्तांतरित किया जाता है? कैपिटल को पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। परंतु संयुक्त पूंजी लाभ वाली कंपनी में क्या होता है? ऐसी दशा में जो अंशधारियों की कैपिटल होती है उन्हें क्या किया जाता है? पृथक रूप से रखा जाता है। और जो उनके प्रॉफिट होते हैं उन्हें कहां पर रखा जाता है? रिजर्व में अलग से। रिजर्व मतलब संचय में जो है अलग से बताया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्या पूछेंगे? किस अवधारणा के अनुसार व्यापार में लगाई गई पूंजी को लेखा में पृथक रूप से रखना चाहिए? किस अवधारणा के अंतर्गत लेखा में पूंजी को पृथक रूप से रखना चाहिए? किस पर बात की जा रही है? यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात एक जरूर रखिएगा, वो बात की जा रही है कैपिटल। ये बात ध्यान रखिएगा बस। एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा अच्छे से। किस अवधारणा के अंतर्गत रखी जाती है? तो वो रखी जाती है किस अवधारणा के अंतर्गत। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है? किस अवधारणा के अनुसार व्यापार में लगाई गई पूंजी को लेखा पृथक रूप से करना चाहिए? किस अवधारणा के अंतर्गत पूंजी का लेखा पृथक रूप से करना चाहिए? तो किस अवधारणा के अंतर्गत? कैपिटल कंसेप्ट के अंतर्गत कैपिटल को पृथक रूप से रखना चाहिए। मतलब कैपिटल जहां दिखी और कंसेप्ट के बारे में पूछा तो वहां पर क्या हो जाएगा? कैपिटल कंसेप्ट हो जाएगा। बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए किस अवधारणा के अंतर्गत, कैपिटल कंसेप्ट के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, मैं डिटेल में इसे इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये कंसेप्ट पर क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन मिनिमम बनेंगे और 2 क्वेश्चन की कीमत बहुत बड़ी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो 2 क्वेश्चनों को हम ऐसे हल्के में ना ले सकते हैं, इसलिए मैं जहां भी लग रहा है मुझे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत है या यहाँ पर समझने की जरूरत है, हम आराम से समझ रहे हैं। और उस आराम से समझने का कारण केवल एक है कि आपकी एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो बने। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए, वो आपसे बन जाए, तो उसके लिए ही मैं डिटेल में बता रहा हूँ। अब एक रूपता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, ये और जो बाकी कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ, फिर हम डिटेल में तो पढ़ेंगे ही। ये क्या बोलते हैं, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसे, कि कंसेप्ट ऑफ एक रूपता क्या बोलते हैं कि जो भी पॉलिसी आप फॉलो करें उसे कंटिन्यूअस फॉलो करें। मतलब ऐसा नहीं हो आपकी जो पॉलिसियां वो बार बार चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा करेंगे तो इससे दिक्कतें आएंगी ना। कोई भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के वाला व्यक्ति होगा उससे दिक्कतें आएंगी, क्योंकि एक दिन तो आप WDV फॉलो कर रहे हैं, अगले दिन डेप्रिसिएशन की मेथड SLM फॉलो करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप मेथड फॉलो करें, जो भी आप चीजें फॉलो करें उसे एक जैसी फॉलो करें, मतलब उसमें बार बार चेंज ना करें। ठीक है, दूसरा पृथक वैधानिक अस्तित्व, ये तो मोस्ट IMP है।
एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन इस पर दिख जाएगा। वो क्या है कि जो व्यापारी होता है और जो उसका स्वामी होता है वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग माने जाते हैं। ठीक है, तो इससे डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने सारा इसमें जो मेरे से बना मैंने सब डिटेल इसमें दी है प्रॉपर्ली कि आपसे कंसेप्ट ना सोचे। गोइंग कंसर्न क्या अवधारणा क्या बोलती है, गोइंग कंसर्न क्या अवधारणा ये बोलती है कि जो भी व्यापार है, व्यापार को क्या माना जाता है कि ये चलता रहेगा, अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। ठीक है, इसके लिए जो एग्जाम्पल में मैं लिखूंगा वो भी लिख लीजिएगा, अभी लिख लीजिएगा कि क्या माना जाता है, व्यापार कैसा चलेगा, इनफानाइट चलेगा, मतलब अनंत काल तक व्यापार चलने वाला माना जाता है। तो कोई एग्जामिनर क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि किस अवधारणा के अंतर्गत यह माना जाता है कि व्यापार अनंत काल तक चलता रहेगा या अनिश्चित समय तक चलता रहेगा, तो वो किस अवधारणा के अंतर्गत होगा, इनफानाइट ईयर्स तक चलने का लिए कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गोइंग कंसर्न के अंतर्गत कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आएगा वो कंसेप्ट कौन सा आएगा कि लेखा अवधि की अवधारणा। अब ये अवधि की अवधारणा इसलिए बनाई गई कि देखिए व्यापार तो अंत समय तक चलता रहेगा, पर हमको ये देखना भी तो है कि जो व्यापार कर रहे हो प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं है। मतलब व्यापार तो माना कि अनलिमिटेड समय तक चलेगा, पर ये अनलिमिटेड चलने वाला व्यापार प्रॉफिट वाला भी है या नहीं है, तो उसकी क्या करनी पड़ेगी, हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट कब बनाए, किसी के भी बुक्स ऑफ अकाउंट कितने दिनों में बनाए। तो अवधि की अवधारणा यही बोलती है कि एक निश्चित अवधि में क्या होना चाहिए, एक फिक्स टर्म में क्या होना चाहिए, एक निश्चित अवधि में हर बार आपको क्या बनानी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने चाहिए और उससे क्या निकालना चाहिए, पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहिए। सामान्यतः ये कितने दिनों की होती है अभी के लिए, तो वो मानी जाती है कितना, 12 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए जो सामान्यतः मानी जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी अवधारणा बोलती है, निश्चित अवधि की अवधारणा बोलती है। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वसूली की अवधारणा। वसूली की अवधारणा ये बोलती है कि देखिए हमें कब बुक्स में चीज इनकम या एक्सपेंसेस को लेना चाहिए, जब वो एक्चुअल में हो गया है, मतलब हमारे ऊपर क्या आ गई है, या तो एक्सपेंसेस की लाइबिलिटी आ गई है या असेट पर हमारा अधिकार आ गया, मतलब इनकम पर हमारा अधिकार आ गया है या एक्सपेंसेस पर हमारा दायित्व आ गया है, तो उसे ही उसी दिन बुक्स में ले लेना चाहिए। एक्चुअल में पे कब होगा, जब का जब देखा जाएगा, पर जिस दिन हमारे ऊपर उसकी लाइबिलिटी आ गई एक्सपेंसेस को बुक्स में ले लो, जिस दिन इनकम पर हमारा अधिकार आ गया उसको इनकम में ले लो। डिटेल में पढ़ेंगे, निश्चिंत रहो इसको, है ना। मैं अभी बुक्स एक बार आपको एक और बार समरी में बता रहा हूँ, फिर हम पढ़ेंगे, फिर एक बार समरी भी इसका रिवाइज करूंगा। दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली कंसेप्ट तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें तो क्या होता है, इसी अवधारणा के अनुसार माना जाता है कि हर ट्रांजेक्शन के कितने इम्पैक्ट होते हैं, 2 इम्पैक्ट होते हैं, 2 इम्पैक्ट होते हैं। वो किस अवधारणा के अंतर्गत माना जाता है, दोहरा लेखा प्रणाली। एक का क्या होगा डेबिट, तो उतने का ही क्या होगा क्रेडिट। तो यह अवधारणा क्या बोलती है, हर ट्रांजेक्शन के कितने इम्पैक्ट होते हैं, दोहरे इम्पैक्ट होते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मोस्ट आईएमपी है। वो क्या कहा जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए अगर वो कैसे हुए हैं, उसमें किसकी बात की जा रही है, मनी की, पैसा, पैसा बाबू भैया पैसा। ठीक है, तो अगर मनी की बात की जा रही है, अगर उसमें क्या किया जा रहा है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन जिसमें केवल मनी की बात की जा रही है तभी उसको लिया जाएगा, जहां पर पैसे की बात नहीं होगी तो वहां पर हम उस कंसेप्ट को नहीं लेंगे। ठीक है, फिर हेरा फेरी में बोलते हैं ना कि बाबू भैया पैसा ही पैसा होगा। तो जो पैसे वाली बात की जा रही है, जहां पर केवल पैसे की बात होगी, जो ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, वही को हम लेंगे मनी में, किसमें, अकाउंट्स में, नहीं तो नहीं लेंगे। तो ये कौन सी अवधारणा बोलती है, मनी मेजर की अवधारणा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कौन सी, कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन। कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन क्या बोलता है, कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन बोल रहा है कि जो भी बुक्स में आप चीजें ले रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि भैया सेल हुई है 500 रुपए की, तो 500 रुपए की सेल हो गई, कैसे मान ले कि 500 रुपए की सेल हुई, ऐसे तो कोई भी लिख देगा कि 5 लाख की सेल हुई, तो कैसे मान ले कि सही में 5 लाख की सेल हुई। तो हम बोलेंगे भैया इनवॉइस दी है हमने, देख लो हमारे पास बैंक में पेमेंट आया है, उस पार्टी को जिसको पेमेंट करा है वो पार्टी से आप क्या ले लो, कंफर्मेशन ले लो। तो ये ही बोलती है कि कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन, इसी से उठकर आया है क्या कंसेप्ट, इसी से उठ करके आज के समय में क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट। तो वो कौन सी बात बोलती है, कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन, की चीजें को जांचो तो सही कि सच में ये सेल हुई भी है कि नहीं। तो कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन इसी बात को क्या करता है, एविडेंस, एविडेंस बोलता है कि भैया सब चीजों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। कोई बोल रहा है इतने खर्चे हुए हैं तो सच में हुए हैं कि नहीं, तो वो इसी कंसेप्ट के अंतर्गत आता है। रियलाइजेशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है कि जिस दिन हमको रियलाइज हो जाएगा, मतलब जब क्या होता है, ये क्या होता है रियलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब, जब हमें प्राप्त हो जाए कोई भी रिकॉग्नाइज, उसे कब करना चाहिए, जब हमें क्या होगा, आगम उसका मिल जाए, तभी हमें बुक्स में उसको लेना चाहिए। ठीक है, मतलब जब हमें उसका मिलने की प्रोबेबिलिटी हो गई है, हमको मिलना आ गया, उस दिन आ गया है, तो उसे हमें उसी दिन ले लेना चाहिए। मतलब जिस दिन हमें वो मिल रही है सेट, एक्चुअल में हमारे उस पर क्या आ गया, अधिकार आ गया है, तो उसको क्या ले लेना चाहिए, उसको रियलाइजेशन मान लेना चाहिए। मतलब अगर हमारे उस पर क्या आ गया है, उस पर ये आ गया, अधिकार आ गया कि हाँ भैया ये हमको मिलने वाली है, तो उसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में ले लेना चाहिए।
इसके बाद बात करेंगे कौन से कंसेप्ट पर, जिसे क्या कहा जाता है, अक्रूवल कंसेप्ट जिसे कहा जाता है। मतलब अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या हो जाएगा, जिस दिन जिस विशेष वर्ष से संबंधित है उसको उसी विशेष वर्ष में ले लेना चाहिए। मतलब एक्सपेंसेस और जो एक्सपेंसेस और इनकम होती है जो जिस वर्ष से रिलेटेड है उसको उसी वर्ष में लेना चाहिए। एक्चुअल जो मीनिंग है किस वर्ष से, जैसे अगर हमारे खर्चे इस साल में हुए, जैसे मान लीजिए एक व्यय हुआ है वो 2015 का है, रेंट जो है वो किस प्रकार का है, रेंट 2015 का है, रेंट जो है वो 2022 का है। मान लीजिए रेंट किस साल का है, रेंट इस साल का देना है, रेंट 2023 का देना है। तो जो रेंट है वो किस साल से रिलेटेड है, वो रेंट जो है वो 2023 से रिलेटेड, रेंट जो है 2022 से रिलेटेड, रेंट 2015 से रिलेटेड है। पे कौन कर रहे हैं, पे हम कर रहे हैं 2024 में। और ये एक्चुअल में रेंट था किस सालों का, ये रेंट था सालों का 2015 का, तो इसे 2015 में लिया जाना चाहिए। 2022 का तो 2022 में लिया जाना चाहिए, 2023 का तो 23 में ले आना चाहिए। मतलब जिस साल का व्यय है, जिस साल की इनकम है, उसको उस रिलेवेंट ईयर में ली जानी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेंगे आय व्यय का मिलान कंसेप्ट। मतलब जो आय और व्यय है जिस साल से संबंधित है, जिस साल से रिलेटेड है, उसे उस साल में लिया जाना चाहिए। ठीक है। जो भी कंसेप्ट मुझे लगे कि आपको पता होने चाहिए वो सारे कंसेप्ट मैं इसमें लेकर के आया हूँ। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या है, परंपराएं। कौन कौन सी परंपराएं होती है ना। कुछ कुछ परंपराएं जो है आपको, कुछ परंपराएं कंसेप्ट में भी कवर हो जाएंगी, तो वो बिल्कुल उनको हम उसमें भी देख लेंगे तो फटाफट से हो जाएगा। ये परंपराएं क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, तो इसलिए मैंने पूरा कवर किया। तो समझ में आया कंसेप्ट, मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है कंसेप्ट का। डिटेल में अगली क्लास में बाकी कंसेप्ट कवर कर लेंगे, और इस प्रकार से कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। और फटाफट से फिर हम क्या करेंगे, वो कवर करेंगे, और उसके बाद कवर करेंगे केवल हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक ओवरव्यू। कुछ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिनमें मुझे लगता है कि आपको डिटेल बताने की जरूरत है, तो मैं वो डिटेल पढ़ा दूंगा। थोड़ी बहुत ही डिटेल होंगी, ज्यादा डिटेल नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सीधा पूछेगा एग्जामिनर। अभी तक क्वेश्चन जो एग्जामिनर का पूछने का कंसेप्ट आया है वो डायरेक्टली आया है। मतलब उनने क्या करा, डायरेक्टली कंसेप्ट पूछे, किसी भी एक एएस को उठा लिया और उस पर डायरेक्टली पूछ लिया क्वेश्चन कि वैल्यूएशन से संबंधित कौन सा एएस है, तो हमको बताना पड़ेगा AS2। रोकड़ प्रभाव विवरण किस एएस के अंतर्गत आता है, तो वो आता है AS3 में। फिर भी मुझे कहीं लगा कि इन पर आपको डिटेल हल्की सी पता होनी चाहिए, तो उन पे डिटेल बता देंगे, नहीं तो क्वेश्चन केवल सीधा पूछा जाएगा। क्वेश्चन सीधा एस पूछेंगे आपसे नाम, और आपको वो एस का नाम पता होना चाहिए कि लीज से संबंधित कौन सा एस है, तो आपको पता होना चाहिए कि 19 एस है, सिंपल। ठीक है। तो ये भी निकाल के रख लीजिएगा, और अंत में जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा कि भैया अकाउंटिंग के 2 प्रकार दिए गए हैं। तो पहला कौन सा है, केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कई सारे बेसिस होते हैं, हाइब्रिड भी होता है, पर हम किसको कवर कर रहे हैं अभी, केवल इन 2 को कवर कर रहे हैं। ये 2, क्योंकि जो मुझे लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन इन 2 से ही बनेगा, तो इसलिए इन दोनों को ही कवर किया गया है कि केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें हैं जो हम कवर करेंगे फटाफट से, और इस प्रकार से हम अपना कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद होगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।